हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर धीरज पाटिल एंड मैं आप लोगों को हेल्प करने वाला हूँ इन द सब्जेक्ट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री सेमेस्टर 5। गाइज, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा है अपने 4 सेमेस्टर में कि हमारा जो सिलेबस होता है ये 4 यूनिट में डिवाइडेड होता है। ठीक वैसे इस सेमेस्टर में भी हमारा जो सिलेबस है ये 4 यूनिट में डिवाइडेड है। कौन से वो यूनिट हैं, पहले हम लोग उन्हें देख लेते हैं। गाइज, पहला वाला जो यूनिट है इस यूनिट का नाम होता है क्वांटम केमिस्ट्री। ये कंप्लीट यूनिट हमें एक स्टडी करना होता है क्वांटम केमिस्ट्री। इसे मैं क्वांटम केमिस्ट्री 1 ऐसे नाम दे देता हूँ। गाइज, दूसरा जो यूनिट होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी, जिसमें से पार्ट ए जो है ये बचा हुआ क्वांटम केमिस्ट्री है, मतलब यहाँ पर जो ख़त्म नहीं होगा उसकी स्टडी यहाँ पर होगी, दैट इज़ क्वांटम केमिस्ट्री। इसे हम लोग सिंपली क्वांटम केमिस्ट्री कह सकते हैं और इसे क्वांटम केमिस्ट्री 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें सेकेंड वाला जो पोर्शन है ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसे हम लोग एब्रिविएट करते हैं बाय MOT। गाइस, थर्ड वाला जो यूनिट होता है हमारे सिलेबस का इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसमें पहला पार्ट है सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें सेकेंड वाला जो पार्ट होता है गाइज, सेकेंड वाले पार्ट को अगर हम लोग देखें तो वो पार्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। गाइस, जो लास्ट एंड फोर्थ यूनिट है इट इज ऑल्सो अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसमें पार्ट ए में हम लोगों को स्टडी करना होता है अबाउट द फोटोकेमिस्ट्री, अबाउट द फोटोकेमिस्ट्री, एंड पार्ट बी में हम लोगों को स्टडी करना होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टाइप, दैट इज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये 4 यूनिट हमारे सिलेबस में है गाइज। इसमें से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड वाला यूनिट। एंड इस यूनिट को अगर हम लोग देखें तो जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इसमें से पहला वाला जो पोर्शन है उसका नाम क्या रखा है हम लोगों ने, सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इस नाम को भी अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि ये पार्ट, यूनिट का ये जो पार्ट है ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड हो चुका है। एक तो सॉल्यूशंस एंड दूसरा कौन सा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ इसमें हमें सबसे पहले डिस्कस करना होता है अबाउट द सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, देन उसके बाद सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशंस को हम लोग किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग चले जाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। तो फिर सबसे पहला डेफिनेशन आता है कि सॉल्यूशन क्या है। हम लोग अगर सोचे नॉर्मल अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा होगा उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सॉल्यूशन का मतलब हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कि जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे के अंदर टोटली डिजॉल्व हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि शुगर को अगर आप लोग पानी में डिजॉल्व करते हो तो शुगर का सॉल्यूशन बन जाएगा, बराबर है, डेफिनेटली बन जाएगा। शुगर का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हर बार कोई एक कंपोनेंट दूसरे के अंदर डिजॉल्व हो? इट्स नॉट नेसेसरी। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस शुगर, इन दोनों के मिक्सचर को भी हम लोग सॉल्यूशन कह सकते हैं। कह सकते हैं, हाँ डेफिनेटली कह सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन की डेफिनेशन वही है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज़ द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। बेसिकली हम लोग जिस सॉल्यूशन की बात करते हैं, जैसा सॉल्यूशन हम लोग अज्यूम करते हैं कि सर उसमें जो सॉलिड होगा ये किसी न किसी लिक्विड के अंदर जाके डिसॉल्व होगा। जी हाँ, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, एंड हमें यहाँ पर वही डील करना है। मीन्स सॉल्यूशन जो हम लोग सोचने वाले हैं वो क्या सोचेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। तो फिर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो जाएगा, सोचिए, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो जाएगा, द मिक्सचर, आप कह सकते हैं द मिक्सचर इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस, in which a solid substance is completely dissolved
is completely dissolved in a liquid solvent, इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। ये क्या है? ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, इसे आप लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हो। क्लियर है गाइज? नाउ गाइज ये जो सॉल्यूशंस है, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक कंपोनेंट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सोल्यूट, एंड ऑब्वियसली दूसरा जो कंपोनेंट होता है इसे हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। हाँ सर, ये दोनों चीज़ें तो हमें पता है। सोल्यूट को कैसे डिफाइन करेंगे सर? सॉल्वेंट के अंदर जो डिजॉल्व होता है उसे हम लोग सोल्यूट कहेंगे? नहीं, ये सोल्यूट की डेफिनेशन नहीं है। हमें पता है कि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट जो होगा ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होगा, लेकिन डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। सोल्यूट का मतलब क्या होता है गाइस? तो सोल्यूट मतलब होता है द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन which is present in a smaller amount, देखिए सोल्यूट का मीनिंग मैंने क्या लिखा है? ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कि क्वांटिटी में कैसा होगा? कम होगा, इसे हम लोग कहते हैं सोल्यूट। तो फिर सॉल्वेंट का मीनिंग सर कुछ ऐसा बन के आना चाहिए, द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी। हाँ, सॉल्वेंट का मतलब वही होता है द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, इसे हम लोग कहेंगे सॉल्वेंट। बराबर है? तो फिर शुगर अगर पानी में डिज़ोल्व होता है तो ज़रा सोचो, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। हाँ, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा अगर है तो जो शुगर हम लोग पानी में डिज़ोल्व करते हैं उसमें शुगर क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा, एंड पानी क्या हो जाएगा गाइस? सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर आप लोग कंडीशन को देखना चाहें, जैसे सपोज करिए कि मेरे पास दो कंटेनर है, इन दोनों कंटेनर में मैं 100 ग्राम, चलिए इसमें कंडीशन अलग कर देते हैं, इसमें मैं 100 ग्राम पानी लेता हूँ, इसमें मैंने क्या लिया? 100 ग्राम पानी लिया, एंड इसमें मैंने ऐड कर दिया 10 ग्राम शुगर, इसमें मैंने ऐड कर दिया 10 ग्राम शुगर। तो ऑब्वियसली शुगर क्या हो गया? सोल्यूट हो गया, एंड पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। इफ मैंने कहा कि मेरे पास 100 ग्राम शुगर है, 100 ग्राम शुगर है, एंड मैं इसमें ऐड करता हूँ 2 ग्राम वाटर, तो बाय द डेफिनेशन देखिए मीनिंग चेंज हो गया। अब इस केस में आप लोग शुगर को सोल्यूट नहीं कह सकते, क्योंकि 2 ग्राम पानी में 100 ग्राम शुगर डिजोल्व नहीं होगी। अरे 2 ग्राम पानी में 100 ग्राम शुगर डिजोल्व नहीं होगी, इस केस में ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, एंड अब ये क्या हो गया? सोल्यूट। सर पानी तो सबको डिजोल्व कराने की कोशिश करता है, कभी खुद भी डिजोल्व होगा? हाँ, ये डिजोल्व नहीं हुआ, इस शुगर के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड इस केस में पानी क्या बन जाएगा? सोल्यूट बन जाएगा, एंड शुगर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के डेफिनेशन क्लियर है। द कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, इसे आप लोग कहते हो सोल्यूट, वाइल द कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। गाइज अब चलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की तरफ, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। हमें कई सारे तरीके पढ़ने हैं कि सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से हम लोग सोल्यूशन को भी क्लासीफाई करते हैं। आपने ये नाम सुने होंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, बराबर है? लेकिन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब एक्चुअली होता क्या है? गाइस कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ तो कभी आपने पढ़ा होगा कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू N/V होता है। इसे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in given quantity of solution, present in given quantity of solution, given quantity of solution at given temperature, at given temperature। इसे हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हमने कैसे डिफाइन करा इसे कि concentration is defined as the amount of solute present in a given quantity of a solution at given temperature, or you can say that
कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट दैट इज डिजॉल्व्ड इन द फिक्स क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट, amount of the solute that is dissolved in the fixed quantity of a solvent at a given temperature. इसे हम लोग कहते हैं concentration. And amount of the substance means amount of the solute. किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट अगर लेना है तो वो हम लोग किस में लेते हैं गाइस? नंबर ऑफ मोल्स में, एंड इसे रिप्रेजेंट करेंगे बाय n. एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ये हम लोग लेते हैं लीटर्स में, रिप्रेजेंट करते हैं बाय v से. तो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन हम लोग सॉल्यूशंस को दो टाइप में डिवाइड करने वाले हैं गाइस. एक जो सॉल्यूशन होता है इसे हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस. एंड दूसरा जो सॉल्यूशन होता है इसे आप लोग कहते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन. अगर आप लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ चलना है तो आप लोगों को सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ डील करना होता है. नाउ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका मीनिंग काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पता है. सपोज करिए कि मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है एंड इसमें मैं क्वांटिटी डिजोल्व कर देता हूँ किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल. तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है इसे हम लोग कहते हैं 1 मोलर. 1 मोलर सॉल्यूशन मतलब क्या? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट कितना डिजोल्व होगा गाइस? 1 मोल पर लीटर, 1 लीटर में डिजोल्व है. तो ये सॉल्यूशन एक देता हूँ एंड सपोज करिए मेरे पास दूसरा एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम भी मैं 1 लीटर एच लेता हूँ, लेकिन इसमें क्वांटिटी डिजोल्व कर देता हूँ 0.1 मोल की, 0.1 मोल की. तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन आया सॉल्यूशन का ये क्या हो गया? 0.1 मोलर. मीन 0.1 मोल ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन. अब आप लोग सोचिए, कंपेरेटिवली इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है एंड इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम है. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा देखने को मिलती है इसे आप लोग कहते हो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन गाइस. एंड ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का अमाउंट काफ़ी कम होता है इसे आप लोग कहते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन. तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी बेसिक है. बहुत श्योरली मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि आप लोगों ने ये पढ़ के रखा होगा, बट फिर भी एक छोटा सा रिवीजन गाइस. इसके बाद हमें चलना है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और यू कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन. देखिए दोनों एक ही चीज़ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन. कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं गाइस, जिसमें पहला तरीका जो होता है इसे हम लोग कहते हैं परसेंटेज बाय मास. परसेंटेज बाय मास जिसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, स्मॉल w कैपिटल W. नाउ परसेंटेज बाय मास ऑफ ए सोल्यूट मतलब क्या होता है? तो इट इज़ नथिंग बट द, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, number of grams of solute present per 100 gram of solution, present per 100 gram of solution. देखिए आपने परसेंटेज बाय मास को कैसे डिफाइन किया? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट कितने ग्राम प्रेजेंट है इसे हम लोग कहते हैं परसेंटेज बाय मास ऑफ द सोल्यूट. मीन्स सपोज करिए मैं आपके सामने कंडीशन डालता हूँ कि इफ स्मॉल w इज द वेट ऑफ अ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इन अ ग्राम, एंड कैपिटल W इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन अ ग्राम. तो ऐसे केस में हम लोग परसेंटेज बाय मास कैसे दे सकते हैं? परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल w डिवाइडेड बाय स्मॉल w प्लस कैपिटल W इंटू 100. सर आपने ऐसे क्यों किया? क्योंकि ये देखिए वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन है, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होगा? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों की क्वांटिटी का सम कर दे आप लोगों को क्या मिलेगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन. तो परसेंटेज बाय मास हम लोग इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं.
कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि हमारे पास 10% बाय मास NaCl प्रेजेंट है, 10% बाय मास NaCl प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या, NaCl के 100 ग्राम सॉल्यूशन में NaCl कितना प्रेजेंट होगा गाइज, 10 ग्राम प्रेजेंट होगा। ये पहला तरीका होता है गाइज। इसमें दूसरा तरीका जो हम लोग देते हैं वो होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। जनरली परसेंटेज बाय वॉल्यूम हम लोग तब यूज करते हैं जब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होते हैं। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जनरली जब लिक्विड्स होते हैं तब हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। नाउ परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ये हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ml और सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ml ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml और 100 सेंटीमीटर क्यूब, प्रेजेंट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब और 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम लोग कहते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। देखिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या डिफाइन किया मैंने, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ml और सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स इफ, मैं कंडीशन आपके सामने डाल देता हूँ, इफ V इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, volume of a solute and capital V is the volume of a solvent, volume of a solvent, then percentage by volume कैसे देंगे आप लोग, percentage by V और you can say percentage by volume is equal to sir V upon V plus capital V into 100। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने V प्लस V, स्मॉल v प्लस कैपिटल V, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या लिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिया, है ना। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमेशा जितना वॉल्यूम सोल्यूट एंड जितना वॉल्यूम सॉल्वेंट हम लोग ऐड करते हैं तो टोटल वॉल्यूम उतना आएगा, इसकी गारंटी नहीं होती, बिकॉज वॉल्यूम्स आर नॉन एडिटिव। बराबर है। कई बार ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम 5 ml सोल्यूट का लेते हो एंड सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी 5 ml लेते हो, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 10 होगा, इसकी गारंटी नहीं होती गाइस, इसकी गारंटी नहीं होती। सर ऐसे क्यों, ये तो नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लिक्विड्स होते हैं उसके अंदर कई सारे गैसेस प्रेजेंट रह सकते हैं एंड गैस का वॉल्यूम ये अनऑक्युपाइड रहेगा एंड देयरफॉर जनरली ये ऐसा नहीं लेना चाहिए। ये अगर न्यूमेरिकल में मेंशन नहीं है तो ही हम लोग अपने मन से ये ले लेते हैं, अदरवाइज नहीं होता। तो ये दो तरीके हैं, ये दो सिंपल तरीके हैं, परसेंटेज बाय मास एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब थर्ड वाले तरीके की तरफ चलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है इसे समझ लो। इट इज डिफाइंड एज the number of grams of a solute present or you can say dissolved present per liter of a solution। बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए स्ट्रेंथ कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब किसी भी सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम्स 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने डिजॉल्व है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ। मीन्स इसका यूनिट अगर हम लोग देखें गाइस तो इसका यूनिट आपको मिलता है ग्राम पर लीटर, जिसे हम लोग ग्राम पर डीएम क्यूब ऐसे भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है, ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में कितना ग्राम डिजॉल्व है। मीन्स स्ट्रेंथ अगर हमें निकाल कर देना है तो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। ये सिंपल तरीका। कई बार प्रैक्टिकल में आप लोग स्ट्रेंथ निकाल के देते हो, कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर हमें स्ट्रेंथ निकालने के लिए कहता है, तो हम स्ट्रेंथ इस तरीके से निकाल सकते हैं। देन नंबर 4, चौथा तरीका जो हम लोग यूज़ करते हैं,
इट इज़ कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल N। एंड नॉर्मेलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ gram equivalents of a solute, or you can say of a substance present, or again you can say dissolved, present per liter of a solution। देखिए क्या डेफिनेशन लिखी है नॉर्मेलिटी की? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट और डिजॉल्व पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। मतलब क्या? 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सब्सटेंस के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी। गाइस, इसका यूनिट अगर हम लोग देखें तो नॉर्मेलिटी का जो यूनिट दिया जाता है वो ऐसे लिखा जा सकता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। एंड मैथमेटिकली नॉर्मेलिटी को अगर हमें डिटरमाइन करके देना है तो हम लोगों ने ये डेफिनेशन लिखी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। लेकिन जब न्यूमेरिकल देगा तो आप लोगों को डायरेक्टली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बिल्कुल नहीं देगा। इसे हम लोग किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं? फिर देखिए, नॉर्मेलिटी मतलब n, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम लोग कैसे निकालते हैं? तो हम कुछ ऐसे निकालते हैं, दैट इज वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। ये होता है गाइस ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका। नाउ एक चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, क्या हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में यहाँ पर तो लिया है, लेकिन लेबोरेटरी में हर बार लीटर में सॉल्यूशन बनाते हैं क्या? नहीं। आपने देखा है 100 ml या 250 ml की क्वांटिटी में हम लोग बना लेते हैं, तो इसे हमें ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो V in ml। लेकिन आपको यूनिट क्या देना है? आपको यूनिट तो पर लीटर में चलाना है। सो देयरफॉर दिस ml इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द लीटर। एंड ये कैसे पॉसिबल होगा? ml को लीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो इट इज़ डिवाइडेड बाय 1000, बराबर है ना? इसे अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो इस 1000 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ये हो गया नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला। ना एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझनी चाहिए, और वो है इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, एंड वो भी मैक्सिमम केसेस में एसिड का। बेस का भी हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। इक्विवेलेंट वेट निकालने का जनरल फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। लेकिन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड अगर निकालना है तो हम लोग यूज करते हैं ये टर्म, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी। एसिड की हम लोग बेसिसिटी काउंट कराते हैं। तो सर अब सवाल ये रह जाता है कि बेसिसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? बरा ना, बेसिसिटी का मीनिंग क्या होता है? तो बेसिसिटी ऑफ एसिड, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम एसिड। एसिड में से हम लोग कितने H पॉजिटिव आयंस को रिप्लेस करके दिखा सकते हैं, उसे कहा जाता है उसकी बेसिसिटी गाइज। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास HCl है या फिर आपके पास नाइट्रिक एसिड है, तो इनकी जो बेसिसिटी होती है ये हमेशा 1 होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि सर इनके फॉर्मूले में से तो दिखता है कि इनके अंदर H कितना होगा? 1 होगा। हाँ ठीक है, तो बेसिसिटी 1। लेकिन अगर आप लोग H2SO4 की बात करते हो गाइस, तो H2SO4 के लिए जो बेसिसिटी होती है ये होती है 2। H2SO4 के लिए बेसिसिटी कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कितने हाइड्रोजन आयंस हैं जो कि रिप्लेस किए जा सकते हैं? तो वो है 2, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है। तो सर ऐसा कंक्लूजन निकाल ले कि जितने हाइड्रोजन फॉर्मूले में दिखते हैं वही उसकी बेसिसिटी है? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। कई सारे ऐसे एसिड है गाइस, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास H3PO3 है, जिसे आप लोग फास्फोरस एसिड कहते हो।
तो देखने से तो आप लोग कह सकते हो कि सर इसका बेसिसिटी 3 होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होते गाइज। ये जो फॉस्फोरस एसिड है, इस फॉस्फोरस एसिड का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड है। देखिए इसमें ये जो हाइड्रोजन है जो डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ जुड़ा है, ये नहीं जा सकता। तो फिर जाने वाला कौन है? ये है। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो 2 ही हाइड्रोजन जा सकते हैं, एंड हेंस इस केस में बेसिसिटी आपको कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। खैर ये चीज़ें तो काफ़ी एडिशनल है, मैंने आप लोगों को नॉलेज इंप्रूव करने के लिए बता दिया कि अगर हम लोग जैम जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम तो बड़े टफ लेवल की हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन ईजी आ जाता है, बेसिक्स में आ जाता है, तो फिर हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो दिस इज़ अबाउट द नॉर्मेलिटी। कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का ये चौथा तरीका हम लोग यूज़ करते हैं। गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड टू रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर 5, दैट इज कॉल्ड एज मोलरिटी। मोलरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल M। मोलरिटी पूरा समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, इस नॉर्मेलिटी जो हम लोगों ने पढ़ा, नॉर्मेलिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, जहाँ पर भी वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, एंड वॉल्यूम अगर टेम्परेचर के साथ चेंज होगा तो वो कॉन्सेंट्रेशन का तरीका भी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा। मीन्स नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी ये दोनों आपको कैसे मिलेंगे? टेम्परेचर डिपेंडेंट मिलेंगे। गाइस मोलरिटी को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute present, or you can say dissolved, number of moles of solute present per liter of a solution, per liter of a solution। बहुत ही सिंपल है। मीन्स सर मैथमेटिकली मोलरिटी का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या बन गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। अब मैं वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन अ लीटर, राइट। ये है मोलरिटी की डेफिनेशन। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो डायरेक्टली कभी गिवन नहीं होते। नंबर ऑफ मोल्स आप लोग कैसे डिटरमाइन करते हो गाइस? नंबर ऑफ मोल्स हम लोग डिटरमाइन करते हैं सर बाय द फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। वो ऐड करने से पहले इसमें आप लोग जरा सोचिए, इसका यूनिट क्या निकल के आएगा? तो सर नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स, बराबर है, एंड वॉल्यूम इन अ लीटर तो मोल पर लीटर। हाँ, मोल पर लीटर मोलरिटी की डेफिनेशन है। इसके तो यूनिट को देखने से इसकी डेफिनेशन बन जानी चाहिए। इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल पर डीएम क्यूब ऑल्सो, क्योंकि डीएम क्यूब मतलब लीटर होता है, एंड ये यूनिट नहीं है, ये उसका एब्रेविएशन है, बराबर है। तो फिर अब आप लोग सोचिए, मैंने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग ऐसे निकालते हैं, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट, मैं ऐसे लिख दूँ W सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ W सोल्यूट का मतलब क्या कहा मैंने? वेट ऑफ सोल्यूट। M सोल्यूट का मतलब क्या कहा मैंने? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू V इन ml, ml में ले लिया मैंने अब, क्योंकि ऑब्वियसली सॉल्यूशन की क्वांटिटी हम लोग लीटर्स में तो नहीं बनाएंगे ना, तो सर ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पर जो 1000 रहेगा गाइस, ये कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ न्यूमरेटर में। तो इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट करके दे सकते हैं? मोलरिटी। एक चीज़ याद रखिए, कभी न्यूमेरिकल में सिंपली m का इस्तेमाल किया है तो समझ लेना कि वो सॉल्यूशन ऐसा है 1 मोलर। कभी अगर आपको कहता है कि डेसीमोलर है, डेसीमोलर, तो इसका मतलब होता है m/10, m/10 मतलब 0.1 मोलर। कभी अगर आपको कहेगा सेमी मोलर, सेमी मोलर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? m/2 मतलब 1/2, दैट इज व्हाट? 0.5 मोलर सॉल्यूशन। ये है मोलरिटी का कंसेप्ट। एंड मोलरिटी के बारे में हमने एक और चीज़ क्या पढ़ के रखी है कि मोलरिटी इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। वाई? क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, ये चेंज हो गया तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, होगा। सो देयरफॉर मोलरिटी इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। गाइस नेक्स्ट
कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोलालिटी, एंड मोलालिटी को हम लोग एब्रिविएट करते हैं बाय स्मॉल m। नाउ इसे कैसे डिफाइन करते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट, number of moles of solute dissolved per kilogram of a solvent, per kilogram of a solvent। देखिए इसका डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कैसे डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स मैथमेटिकली अगर हम लोग मोलालिटी का इक्वेशन लिखते हैं या डेफिनेशन लिखते हैं, तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो गया गाइज, नंबर ऑफ मोल्स, बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोलूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्वेंट, मास ऑफ अ सॉल्वेंट इन kg। नाउ वी नो दैट कि मोलालिटी को एब्रीवेट करते बाय स्मॉल m। सर नंबर ऑफ मोल्स ये हम लोग कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कुछ ऐसे निकालते हैं, सर मास ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोलूट, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोलूट। एंड ऑब्वियसली सर हर बार इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम लोग सॉल्वेंट की क्वांटिटी किलोग्राम्स में लें, तो इससे हम लोग किस में ले सकते हैं, फिर ग्राम में। तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, लेकिन डेफिनेशन क्या है, मोल पर केजी है, मोल ऑफ सोलूट डिसॉल्व पर केजी। तो इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा, तो इट इज डिवाइडेड बाय 1000। ये 1000 कहाँ चला जाएगा, इस न्यूमरेटर में। तो मोलालिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए इसके यूनिट को देखने से इसकी डेफिनेशन पता चल जाती है, मोल पर केजी मतलब पर किलोग्राम में कितने मोल्स डिसॉल्व होंगे। नाउ कैन यू थिंक कि मोलालिटी इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। मोलालिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर हमने सॉल्वेंट की क्वांटिटी किस में ली है, मास में ली है गाइस। सो देयरफॉर मास जो होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा, एंड देयरफॉर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगी क्या, मोलालिटी। क्लियर है यहाँ तक गाइस? कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट तरीके की तरफ चलने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय एक्स, राइट। एंड मोल फ्रैक्शन ये समझना है तो जरा ये समझ के पहले रखिए कि सर सोलूट एंड सॉल्वेंट दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं सोल्यूशन में, हाँ। एंड दोनों के लिए हम लोग मोल फ्रैक्शंस निकाल के दिखा सकते हैं। एंड मोल फ्रैक्शन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका माना जाता है कॉन्सेंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने का इन द इंडस्ट्रियल लेवल, क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट मतलब आइदर सोलूट और द सॉल्वेंट। देखिए इसे हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज और कंप्लीट डेफिनेशन बनाते हैं, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट मतलब सोलूट या फिर सॉल्वेंट हो सकता है, ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ number of moles of that component of a solution to the total moles present in the solution, देखिए डेफिनेशन क्या है, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं कंडीशन आपके सामने ये रखता हूँ कि लेट N1 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एंड N2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट, एंड X1 is the mole fraction of solvent, and X2 is the mole fraction of solute,
तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मोल फ्रैक्शन हम लोग सॉल्वेंट का भी देंगे एंड सोलूट का भी देंगे। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 होता है। अब डेफिनेशन को देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, हमने यहाँ पर सॉल्वेंट लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो, आ गया रेशियो, is defined as the ratio of number of moles of that component, number of moles of that component to the total moles present in the solution। तो solution में क्या है, solvent के moles and solute के moles है, तो फिर mole fraction of solvent is equal to क्या हो गया, n1 divided by n1 plus n2 and x2 is equal to क्या हो जाएगा गाइस, तो सर n2 अपॉन n1 प्लस n2 हो जाएगा। नाउ यहाँ एक अच्छी कंडीशन याद रखिए कि फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन x1 प्लस x2 ये हमेशा 1 आता है, x1 प्लस x2 क्या आता है, हमेशा 1। कैसे, x1 क्या है, तो सर n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, x2 क्या है, तो n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ये क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 हमेशा कितना आएगा, 1। एंड इसीलिए हमें जब मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का निकाल कर देना के लिए कहता है तो दोनों के मोल फ्रैक्शंस निकालने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि अभी हमने ये समझा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है, सो देयरफॉर x2 निकालना है तो सर 1 माइनस x1 हो जाएगा, और x1 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2। तो दो में से किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल दो, दूसरे का मोल फ्रैक्शन 1 में से उसे सब्सट्रैक्ट करके हम लोग कैलकुलेट करके दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं एंड नंबर ऑफ मोल्स तो डायरेक्ट गिवन नहीं होगा ना, वो हमेशा हमें निकालने के लिए कहेगा वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट का इस्तेमाल करके। गाइस कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है जिसे हम लोग आखिरी तरीका कह सकते हैं, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ ppm। नाउ पार्ट पर मिलियन ये तरीका हम लोग तब यूज़ करते हैं जब किसी सोलूट की क्वांटिटी काफ़ी कम है, ट्रेसेस में प्रेजेंट है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर जो काफ़ी महंगे प्रेशियस एलिमेंट्स हैं जो काफ़ी कम क्वांटिटी में मिलते हैं, उनके कॉन्सेंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ अ सोलूट। नाउ नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोलूट मतलब क्या, ग्राम हो सकता है और ml हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है ना, मीन्स बाय मास या फिर बाय वॉल्यूम। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोलूट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट, प्रेजेंट पर मिलियन मतलब 10 to the power 6 पार्ट्स ऑफ अ सोल्यूशन, 10 to the power 6 पार्ट्स ऑफ अ सोल्यूशन, इसे हम लोग कहते हैं ppm। मीन्स ppm इज इक्वल टू क्या हो गया, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ सोलूट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय पार्ट ऑफ सोल्यूशन, बराबर है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6। ये हो गया ppm। जनरली हमारे घर में हम लोग जो RO वगैरह यूज़ करते हैं उसमें एक कंसेप्ट यूज़ करना होता है TDS, दैट इज कॉल्ड एज टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, या फिर यू कैन से टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्ट। इसका जो यूनिट लिया जाता है वो लिया जाता है ppm में, उसका यूनिट लिया जाता है ppm में। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत से RO मेंटेनेंस वालों को पता भी नहीं होता। हमारी बॉडी को जो पानी की ज़रूरत होती है गाइस वो है मिनरल वाटर, ऑर्डिनरी DM वाटर, डी मिनरलाइज वाटर की हमें कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा पानी पीने से हमारी बॉडी का सिर्फ नुकसान हो सकता है। एंड जो ऑर्डिनरी RO वाले हैं वो क्या करते हैं, पानी का TDS काफ़ी कम सेट कर देते हैं, बिलो 100। बिलो 100 सेट करने से क्या, बिलो 100 मतलब बिलो 100 ppm सेट करना। तो इससे क्या होता है कि पानी का टेस्ट इंप्रूव होता है, ऐसा लगता है कि हम लोग बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, लेकिन उसमें मिनरल्स नहीं होते, काफ़ी मिनरल्स निकलते हैं। नॉर्मल जो वैल्यू होती है कि पानी में कितना TDS, कितना मिनरल्स कंटेंट होना चाहिए, तो वो होता है 250 से लेके 300 ppm, इतना होना चाहिए। तो सर पानी जब 100 ppm से कम का TDS है तो बिस्लरी के समान लगता है, मतलब अच्छा तो हुआ नहीं भैया, बिस्लरी की बोतल को ठीक से पढ़िए, वहाँ पर लिखा होता है विथ एडेड मिनरल्स,
मतलब पानी प्यूरिफाई करने के बाद उसमें मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, इसलिए उसे मिनरलाइज वाटर कहते हैं एंड इसलिए महंगा भी है। तो गाइस ये तरीके हैं कॉन्सेंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स एंड आगे का टॉपिक दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज।